Very good morning students, welcome to the class. So in this class we will start with your 14th chapter in your SST book, and the name of your chapter is Our Great Reformers. This is your chapter, right? Our Great Reformer. रिफॉर्मर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? देखो, ऐसे लोग जो हमारी सोसाइटी में कोई पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं, ठीक है? ऐसे लोग, ऐसे समाज सुधारक, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस को लेकर आते हैं, उनको हम रिफॉर्मर्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे कुछ भी अगर सोसाइटी में बुरा हो रहा है या कोई चीज़ें ठीक नहीं हो रही है तो वो हेल्प करते हैं या आगे आगे इनिशिएटिव लेते हैं कि उन चीज़ों को ठीक किया जाए, ठीक है, और समाज में कुछ सुधार लेके मतलब लेके आए जाए। तो ऐसे लोगों को ही हम क्या कहते हैं? रिफॉर्मर्स कहते हैं, जो हेल्प करते हैं सोसाइटी को चेंज करने में, सोसाइटी को डेवलप करने में, और सोसाइटी को अपने जो भी बुरे उनके कस्टम्स हैं या कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनसे बाहर निकलने में हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे रिफॉर्मर्स महान रहे हैं पास्ट में, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हमारी सोसाइटी को जो है आगे बढ़ाने में, लोगों को ग्रो करने में, ठीक है? तो और ग्रेट रिफॉर्मर्स का मतलब ये होता है हमारे महान जो समाज सुधारक थे वो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, कैन यू नेम अ फ्यू फ्रीडम फाइटर्स हु टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रीवियस चैप्टर में ही हमने रीड आउट किया है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप कुछ फ्रीडम फाइटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई करी थी, ठीक है? लड़ाई का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वायलेंस वाली लड़ाई, मतलब अपने देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया था, ऐसे लोगों को हम फ्रीडम फाइटर्स बोलते हैं, जिन्होंने एक्टिव पार्टिसिपेशन किया भारत के फ्रीडम स्ट्रगल में। आज़ादी का जो हमारा स्ट्रगल था, आंदोलन था, संघर्ष था, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये देखो, इन सारे लीडर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, ये सब क्या है? ये ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे। तो इनके नाम आपको यहाँ पे ये जो प्लेस गिवन है इस जगह पे आपको इनके नाम लिखने हैं, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके बारे में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। किन किन के बारे में हमने पढ़ा था? ये देखो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनका नाम आप लिख सकते हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू, क्लियर, इनका भी नाम आप लिख सकते हो। महात्मा गांधी, ये तो सबसे बड़े लीडर थे हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के, ठीक है? महात्मा गांधी का नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, ये सब जो है क्या थे? ये सब फ्रीडम फाइटर्स थे जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष किया था। तो इनमें से किसी भी कितने पूछे हैं आपसे? इसमें आपको बोला है कि आपको जो है कुछ जो है फ्रीडम फाइटर्स के नाम लिखने। देखो, इसी चैप्टर में और भी गिवन है आपको, ठीक है? तो हम जैसे जैसे चैप्टर रीड आउट करेंगे और ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स के बारे में, रिफॉर्मर्स के बारे में जानेंगे, तो आप फिर उसके बाद इसको फिल कर लेना, ठीक है? तो अब हम क्या करते हैं, पहले चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द रिवोल्ट और लिखा है यहाँ पे, और की जगह ऑफ करेंगे इसको। द रिवोल्ट ऑफ, और लिखा है OR, रिवोल्ट के बाद इसको करेक्ट करो यहाँ पे, ये द रिवोल्ट ऑफ करो, इसको OF लिख दो, R की जगह F लिखो। द रिवोल्ट ऑफ 1857, और नहीं आएगा यहाँ पे, ऑफ आएगा, OF लिख दो, क्लियर? The revolt of 1857 instilled in the minds of the people a sense of unity, patriotism and responsibility towards a nation. देखो, 1857 की जो क्रांति थी, 1857 का जो रिवोल्ट था, उसको हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर्स में। तो
जब ये आंदोलन हुआ 1857 का जब आंदोलन होता है तो उससे क्या असर होता है लोगों को, लोगों के दिमाग में जो है एक यूनिटी की फीलिंग आती है। लोगों को पता चलता है कि हमें यूनाइट होकर रहना कितना ज़रूरी है। तो जब लोग मिलके ये 1857 का रिवॉल्ट करते हैं तो उनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है, ठीक है। पैट्रियोटिज्म मतलब एक देशभक्ति की भावना आती है और अपने नेशन के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग उनके अंदर आती है। तो 1857 का रिवॉल्ट ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था कि भारत के लोग एकजुट होकर, ठीक है, एक राष्ट्रवादी भावना के साथ अपने देश को आज़ाद कराने के लिए संघर्ष करें, ठीक है। उसके बाद जो है 1857 के रिवॉल्ट के बाद भारत के लोगों को ये रियलाइज़ हो गया था कि अगर हमें अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालना है तो सबसे पहले हमें यूनाइट होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। और जब तक हमारे अंदर देशभक्ति की भावना नहीं होगी, क्योंकि देखो देशभक्ति की भावना क्या कहेगी आपको कि हमें अपने देश को आज़ाद कराना है, हमें किसी का गुलाम बन के नहीं रहना है, ठीक है। तो जब ये सारी फीलिंग्स लोगों के अंदर आने लगी तो फिर हमारा जो फ्रीडम का मूवमेंट था वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ठीक है। इन आवर कल्चर देयर आर प्रैक्टिसेस दैट क्रिएटेड अ सोशल बैरियर अमंग मेन एंड वीमेन। हमारा कल्चर क्या था उस समय में, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस थी, ऐसे मतलब सोसाइटी में क्या चीज़ें हो रही थी कि मेन और वीमेन के बीच में एक डिफरेंस था, ठीक है। कहीं ना कहीं एक बैरियर क्या होता है, मतलब दोनों के बीच में जो एक लाइन खींचते कि पुरुषों को अलग ट्रीट किया जाता था, महिलाओं को अलग ट्रीट किया जाता था, ठीक है। तो महिलाओं और पुरुषों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे उस समय में। रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे। एंड अमंग द पीपल ऑफ डिफरेंट कास्ट, महिलाओं पुरुषों के बीच में डिफरेंसेस थे, अमीर गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंसेस थे। इसके अलावा कास्ट सिस्टम उस समय में बहुत था। जैसे जैसे आप जो है सोशल स्टडीज़ को आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ते जाओगे आपको पता लगेगा कि पुराने टाइम में आज़ादी से पहले सोसाइटी हमारी कैसी थी, छुआछूत था, ठीक है, अनटचेबिलिटी थी। लोग जो है छोटी कास्ट के लोगों को कास्ट सिस्टम अपने आप बनाया और फिर जो छोटी कास्ट के लोग थे उनको जो है इन्फीरियर मानते थे, ठीक है, उनको टच नहीं करते थे, ज़मीन पे बिठाते थे, ठीक है। तो ये कास्ट सिस्टम जो था ये बड़ा ही ख़राब था उस समय में। बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे, लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अपने घर में नहीं आने देते थे, जिनको वो लोअर कास्ट का समझते थे उनको इन्फीरियर मानते थे, ठीक है। तो उस समय में अंग्रेज़ों से जो हमें प्रॉब्लम हो रही थी कि हमें उन्होंने अपना गुलाम बना लिया, वो तो प्रॉब्लम थी ही थी सबसे बड़ी कि हाँ हमें अंग्रेज़ों को बाहर कैसे निकालना है, अपने देश को आज़ाद कैसे कराना है। लेकिन उससे भी बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी सोसाइटी में इतनी तरह की प्रॉब्लम्स थी कि महिलाओं पुरुषों के बीच में बहुत ज़्यादा जो है गैप था, एक जो है बैरियर था, रुकावटें थी, ठीक है। कि महिलाओं को सिर्फ घर में रहने दिया जाता था, घर से बाहर नहीं जाती थी, उनको शिक्षा नहीं दी जाती थी, पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, छोटी उम्र में शादी कर देते थे, ठीक है। सती प्रथा थी जिसके बारे में आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। अमीर गरीब के बीच में बहुत भेद होता था, जमींदार जो है टॉर्चर करते थे मजदूर वर्ग का। इसके अलावा कास्ट सिस्टम जो सबसे ख़राब था उस समय में, छुआछूत करते थे, मंदिरों में नहीं आने देते थे छोटे कास्ट के लोगों को। एक जिस कास्ट से मतलब बड़ी कास्ट के लोग जिस कुएं से पानी भरते थे उस कास्ट से छोटे का मतलब उस कुएं से छोटी कास्ट के लोग पानी नहीं भर सकते थे, ठीक है। उनको ज़मीन पे बिठाया जाता था। जो छोटी कास्ट के जो बच्चे होते थे उनको स्कूलों में भी नहीं आने दिया जाता था, अगर आते भी थे तो उनको ज़मीन पे बिठाया जाता था। तो ये इस तरीके की कुछ बुरी प्रैक्टिसेस हमारी सोसाइटी में उस समय में थी, ठीक है। It was very important to unite irrespective of gender, creed and caste to stand against the British। अब ये सारी जो प्रॉब्लम्स थी तो सबसे पहले हमें ज़रूरत क्या थी कि अगर हमें ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना है, फाइट करनी है, ठीक है, उनको अपने देश से निकालना है, अपने देश को आज़ाद कराना है, तो सबसे पहले हमें यूनाइट होना होगा। यूनाइट मतलब एकजुट होना पड़ेगा, ठीक है। एकजुट होंगे बिना ये देखें, बिना ये माने कि हम किस कास्ट के हैं, हम किस नस्ल के हैं, क्रीड मतलब नस्ल, ठीक है, और हम जो है किस जेंडर के हैं, यानी कि मेल हैं या फीमेल हैं। अगर ये डिफरेंसेस हम छोड़ देंगे तभी हम आज़ादी की लड़ाई लड़ पाएंगे। उस समय ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी था कि सभी लोग एकजुट हो जाए, चाहे वो किसी भी जेंडर को बिलोंग करते हैं यानी कि पुरुष है या स्त्री है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हैं, चाहे वो किसी भी क्रीड के हैं, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। जब तक पूरे भारत के लोग एक साथ नहीं होते तब तक भारत को आज़ाद कराना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा जो है ब्रिटिशर्स उठा रहे थे,
ठीक है, क्योंकि उनको पता था हमारी सोसाइटी में इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती हैं। अमीर गरीब का भेद है, ज़्यादा लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, अमीर लोग जो गरीब लोग उनको शोषण कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा के ही वो इंडिया में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो उनको कमज़ोर बनाने के लिए, देश से निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि सब लोग एकजुट हो जाए। ठीक है, There were people in that time who thought differently and strived all their lives to bring about a change in the lives of the common man for the uplifting of the society. ठीक है, लेकिन उस समय में भी कुछ लोग ऐसे थे जो कुछ अलग सोचते थे, अलग तरीके से सोचते थे, और उन्होंने अपने पूरे जीवन को ही कॉमन मैन को तो होता है आम आदमी, उन्होंने ये जो कुछ लोग जो अलग तरीके से सोचते थे, इन्होंने अपना पूरा जीवन आम आदमी को जो है उसकी लाइफ को चेंज करने में, सोसाइटी को अपलिफ्ट करने में, यानी कि सोसाइटी को आगे बढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज को बदल रहे थे, आम लोगों को लाइफ को चेंज कर रहे थे, चेंज इन द सेंस कि उनको सिखा रहे थे कि किस तरीके से उनको रहना चाहिए, किस तरीके से उनको बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। ठीक है, तो इस तरीके के भी लोग उस समय हमारी सोसाइटी में थे। ठीक है, तो ऐसे लोगों ने अपना पूरा जीवन समाज को अपलिफ्ट करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। सम ऑफ देम वर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, सर सैयद अहमद खान। उनमें से कुछ के नाम जो है आपको यहाँ बताए हैं। आपको सारे नेम्स जो है लर्न होने चाहिए, याद रखने हैं आपको। जैसे कि राजा राम मोहन राय, ये बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ठीक है, सोशल रिफॉर्मर थे ये, इन्होंने बहुत सारी जो कुप्रथाएं थी इनको बंद करवाया था। दयानंद सरस्वती, अगेन एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर। सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये तीनों नाम आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आगे बड़ी क्लासेस में भी आप इनके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने पूरी लाइफ थी जो वो लोगों की लाइफ को चेंज करने के लिए स्ट्रगल करते हुए बिताई। ठीक है, लेट अस लर्न अबाउट देम। अब हम इन्हीं रिफॉर्मर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। ठीक है, ही वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ये एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। सोशल रिफॉर्मर कौन होते हैं? समाज सुधारक, जो समाज में कुछ सुधार लेके आते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय एक बहुत ही महान समाज सुधारक थे। ही वॉज बॉर्न इन बंगाल इन 1772। कब पैदा हुए थे ये? 1772 में। कहाँ पे? बंगाल में। ही अपोज्ड प्रैक्टिसेस लाइक द सती प्रथा एंड चाइल्ड मैरिजेस। इन्होंने, अपोज का मतलब होता है विरोध करना। इन्होंने किन किन चीज़ों का विरोध किया? जो सती प्रथा थी उसका, और जो चाइल्ड मैरिज, छोटे बच्चों की जो शादी कर देते थे, उसका विरोध किया था। अच्छा, सती प्रथा क्या होती है? देखो स्टूडेंट्स, सती प्रथा उस समय में बहुत प्रिवेलिंग थी। ठीक है, जिस समय की हम बात कर रहे हैं, उस समय क्या होता था, अगर किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, ठीक है, तो उसके फ्यूनरल पे, उसके हस्बैंड के फ्यूनरल पे ही ये कहा जाता था कि तुम अपने हस्बैंड के साथ उसकी चिता में ही जल जाओ। ठीक है, विधवा अपना जीवन बिताने से बेहतर है कि तुम अपने पति की चिता के साथ ही जल जाओ। तो जो है महिलाएं जो है अपने पति की चिता में ही जिंदा जल जाया करती थी। ठीक है, ये प्रथाएं थी हमारे समाज में कि सती कर दिया जाता था महिलाओं को, जिनके हस्बैंड मर जाते थे, हस्बैंड की चिता के साथ ही पत्नी को ही जिंदा जला दिया जाता था। ठीक है, तो इस प्रथा का विरोध किया किसने? अपोज किया राजा राम मोहन राय ने। चाइल्ड मैरिज, बहुत छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती थी। खुद इनकी भी जो है बहुत छोटी उम्र में शादी कर दी गई थी। ठीक है, तो इनको पता था कि बचपन में शादी होने से कितनी प्रॉब्लम्स होती है, बच्चे अपनी लाइफ में आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं। ठीक है, पढ़ लिख नहीं पाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगलफुल लाइफ हो जाती है बच्चों की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा, इन्होंने अपने भाई की डेथ पे अपनी भाभी को सती होते हुए देखा था, तो तब से इनको दिमाग में था कि ये प्रथा तो बहुत ही गलत है कि एक इंसान की तो चलो नेचुरल डेथ हुई है, मतलब किसी भी वजह से चाहे उसकी डेथ हुई है, लेकिन उसके साथ उसकी वाइफ को जला देना, एक जिंदा इंसान को जला देना बिना किसी कारण के, सिर्फ इसलिए कि उसको विधवा नहीं रहना चाहिए, उसको अपने पति की चिता के साथ ही मर जाना चाहिए। तो वहाँ से इनके दिमाग में जो है ये मतलब इस तरीके के ख्याल आए कि नहीं, ये प्रथा बहुत ही गलत है और हमें इसको बदलना चाहिए। तो सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन सब का इन्होंने विरोध किया। सती प्रथा इज वन इन विच द वाइफ ऑफ द डिसीज्ड मैन सिट्स ऑन हिज पायले टू बी बर्न्ड टू डेथ। देखो सती प्रथा क्या होती है, जिसमें एक डिसीज मैन, यानी कि एक मरे हुए व्यक्ति की पत्नी जो होती है,
वो उसकी पायरी क्या होता है, उसकी चिता पे बैठ जाती है टू बी बर्न टू डेथ, जब तक जलती हुई चिता पे बैठ जाती है जब तक उसकी खुद की भी मृत्यु नहीं होती। यानी कि पति की चिता जल रही है क्योंकि पति मर चुका है, उसी चिता पे पत्नी को बिठा दिया जाता था, ठीक है। और जब तक वो जल नहीं जाती थी, मतलब मर नहीं जाती थी, तब तक उसको जलाया जाता था। It is due to his efforts that the British government passed a law to abolish सती प्रथा। राजा राम मोहन राय के ही एफर्ट्स की वजह से ही ब्रिटिशर्स ने जो है एक कानून पास किया था, एक कानून बनाया था कि सती प्रथा को बैन किया जाए। बैन मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाए कि अब कोई भी सती प्रथा को जो है आगे नहीं चलाएगा। किसी भी विडो को, अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो विडो हो जाती है तो उसको उसके पति की पायरी के साथ नहीं चलाया जाएगा, ठीक है। तो ये कानून बनाने में राजा राम मोहन राय ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। He supported induction of Western learning into Indian education। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने क्या करा था, ये चाहते थे कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, शिक्षा का जो सिस्टम है भारत में, उसमें जो है वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को भी, वेस्टर्न लर्निंग्स को भी जो है उसके अंदर इंडक्शन मतलब उसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। रीड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ तक रीड आउट करिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये क्या प्रमोट करते थे कि जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमें कुछ जो है वेस्टर्न लर्निंग को जो है इंक्लूड करना चाहिए। यानी कि वेस्टर्न के जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनको भी हमें अपनी इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम में लाना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे इंडियन लर्निंग को तो सीखे ही सीखे, साथ में जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं या जो वेस्टर्न साइड की जो मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके बारे में भी जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो लर्न कर पाए, ठीक है। It was him who first introduced the word Hinduism into the English language in 1816। यही यानी कि राजा राम मोहन राय ही थे जिन्होंने 1816 में इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे पहले हिंदुइज्म वर्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया था। यानी कि हिंदुइज्म शब्द की इन्होंने जो है रचना की थी और इस वर्ड को जो है इंग्लिश लैंग्वेज में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था 1816 में। He also started
ठीक है। तो इन्होंने हिंदुइज्म वर्ड की जो है इसको इंग्लिश लैंग्वेज में डाला था। ही ऑल्सो स्टार्टेड द ब्रह्मो समाज इन 1828 टू एजुकेट द पीपल। इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मो समाज के नाम से एक संस्था की शुरुआत की थी 1828 में, ताकि लोगों को जो है एडुकेट किया जा सके, लोगों को जो है शिक्षा दी जा सके। ठीक है, इसके लिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, शुरू किया था उसको। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ तक पढ़ के आएंगे, इसके आगे हम अपने नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक मार्क करेंगे। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको स्टडी करके आना है। राजा राम मोहन राय कौन थे? हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ग्रेट सोशल रिफॉर्मर थे, यानी कि समाज सुधारक थे। सती प्रथा को इन्होंने बंद करवाया था, चाइल्ड मैरिज को इन्होंने बंद करवाया था। इसके अलावा वेस्टर्न लर्निंग को ये इंडक्शन करवाना चाहते थे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें। इसके अलावा इन्होंने जो है हिंदुइज्म वर्ड को इंग्लिश लैंग्वेज में डाला था, इंट्रोड्यूस किया था, और इसके अलावा इन्होंने ब्रह्मो समाज की जो है स्थापना की थी।